स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो में जीआईसी लेक्चरर सीरीज में, जिसमें हम लोग रिवीजन वीडियोस पे चल रहे हैं। और आज हम लोग डलहौजी को खत्म कर देंगे, मतलब पढ़ के खत्म कर देंगे, जो कि हमारे सिलेबस के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में लिखा गया है कि लॉर्ड डलहौजी, इनके डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मुख्य रूप से देखेंगे। सबसे पहले बात ये करते हैं, थोड़ा सा इसकी जो पीडीएफ मिलेगी या जो ये देख रहे हैं या आप पाएंगे, ये आपको मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पे। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको आसानी से मिल जाता है। हाँ, टेलीग्राम पे कई बार ये होता है कि जो खोजने जाते हैं हम लोग, तो फिर वो मुश्किल हो जाता है मिलना। तो एक काम किया करिए, एग्जाम जो वीडियो है उसके नीचे ये डेट होती है, और उस डेट से और टेलीग्राम में भी डेट होती है, उससे मिला लेंगे तो कोई भी कहीं भी कितना पुराना पीडीएफ रहे उसको खोजने में आसानी होगी। इस तरीके से आपको वीडियोस में वो पीडीएफ मिल जाते हैं। याद रखिए, ये सिर्फ रिवीजन सीरीज है, इसमें केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ही हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं। जब प्रॉपर क्लासेस होंगी तो उसमें हम लोग आगे देख लेंगे। अब हम प्रॉपर चलते हैं अपने रिवीजन वीडियो पे, लॉर्ड डलहौजी पे। तो सबसे पहली बात दोस्तों ये कि इनको 3 भागों में कैटेगराइज किया जा सकता है इनको पढ़ने के लिए। इसमें सबसे पहली बात ये है कि इनके परिचय की बात कर लेंगे, और दूसरा कार्य घटनाएं या विविध। तो इन तीनों को मिला के हम एक साथ देखने वाले हैं। और इनका जो नाम था दोस्तों वो जेम्स एंड्रयू रैमसे था। आराम से पढ़ेंगे, बाकी आप रिवाइज करते रहिए। जेम्स एंड्रयू रैमसे इनका पूरा नाम था। ये फर्स्ट मार्क्विस थे, फर्स्ट मार्क्विस थे, अर्ल ऑफ डलहौजी रहा है ये, और 1848 से 1856 तक गवर्नर जनरल। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब इसमें सबसे जरूरी चीज साम्राज्य विस्तार की है, और उसमें भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात आती है। वो हमेशा जब भी पूछा जाता है तो 90% चांसेस होता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से ही सवाल आएंगे। इसमें थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको। अगर किसी राजा की संतान नहीं है मान लीजिए, तो उस राज्य के राजा की मृत्यु हो गई, तो ब्रिटिश शासन के वो राज्य अधीन हो जाता था। इसीलिए वो इसको कहते थे हड़प नीति। यानी कि कोई राजा है मान लो, तो उसकी संतान नहीं है तो वो गोद भी नहीं ले सकता कि भाई ये मेरी संतान है किसी दूसरे से ले ले, उसको उत्तराधिकार का हक नहीं मिलेगा। और यह नीति केवल एक लोगों पे नहीं, 3 श्रेणियों में डिवाइड थी। तो ये बहुत कम लोग बता पाते हैं, यानी समझ पाते हैं। हम टीचर की बात नहीं, स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, जिसमें 3 चीजें हैं। पहला है कि प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी में डिवाइड किया गया था। किसको? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को, जिसको गोद निषेध नीति बोलते हैं, जिसको व्यक्तिगत सिद्धांत व्यक्तिगत नीति बोलते हैं, जिसको हड़प नीति भी बोलते हैं। ठीक है, तीनों एक ही चीज है। तो ये पहले जो होता था, जैसे मुगल हो गए, मराठा हो गए, यानी ऐसे जो उच्चतर श्रेणी के राज्य रहे हों, जो कभी किसी के अधीन नहीं रहे हों, तो उनपे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स व्यक्तिगत नीति लागू नहीं होती है। दूसरी श्रेणी में आते हैं वे राज्य जो कभी उच्चतर श्रेणी के अधीन रहे हैं और कंपनी को कभी न कभी कर दिया है, टैक्स दिया है। तो इनको ये था कि भाई आप गोद ले सकते हो अगर बच्चे नहीं हैं, लेकिन वो कंपनी से आपको अनुमति लेनी पड़ेगी और कंपनी अनिवार्य रूप से अनुमति देगी। तो इसमें भी था कि पूरी तरीके से लैप्स नहीं होगा, आप गोद ले सकते हो। ये जो तृतीय श्रेणी के राज्य थे, इनको पूरी तरीके से कंट्रोल में रखना चाहते थे। वे कैसे राज्य थे? वे ऐसे राज्य थे कि जो कंपनी द्वारा या कंपनी काल में बने हुए या स्थापित राज्य हैं, तो इस श्रेणी में जाते हैं, और ये किसी भी सूरत में गोद बिल नहीं ले सकते हैं, और इन्हीं पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू होता था। ठीक है, ये चीज आ गई। अब इन जो लागू होता था, तो सबसे पहली बात यह है कि कब, क्यों, कैसे लागू हुआ। ठीक है, तो इस नीति के शिकार कौन कौन से बने, अब उस पे चलते हैं। ये देख पा रहे हैं हम लोग कि ये लैप्स के सिद्धांत की बात है।
तो डलहौजी द्वारा 1848 से तो ये लागू होता है। तो अभी हमने बात कर ली संतान नहीं होगा तो हो जाएगा। और यही रीजन था दोस्तों, यही सिर्फ एक रीजन नहीं था, इसके अलावा बहुत थे, लेकिन ये भी बहुत बड़ा रीजन था 1857 के विद्रोह का कारण भी बना था ये। और लैब सिद्धांत के अनुसार जिन राज्यों का विलय हुआ वो कौन कौन से थे, तो सबसे पहली कौन बात आती है, सतारा की बात आ जाती है। सतारा कब हुआ था, 1848 ईस्वी में इनका विलय कर लिया जाता है। शिवाजी के यहाँ वंशज थे जिनका नाम प्रताप सिंह था, उनको हटाकर अप्पा साहेब को शासक बनाया जाता है, और अप्पा साहेब की कोई संतान नहीं थी, तो सतारा का विलय हो जाता है। वहीं जैतपुर की बात आती है तो 1849 में होता है, ये याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरियल वाइज लगाने के लिए भी दे देता है, हालांकि सुनेंगे तो याद हो जाएगा, इसमें बीच बीच में दो याद कर लिए, दो तीन, तो बाकी सब लगा लेंगे। तो जैतपुर जो था दोस्तों वो बुंदेलखंड का पार्ट था, या बुंदेलखंड में है, ऐसा कह सकते हैं। तो 1849 में राजा खेत सिंह थे यहाँ पे, उनकी मृत्यु हो जाती है, वो भी निसंतान थे, तो उनका भी यहाँ पे ये राज्य जैतपुर का विलय हो जाता है। ठीक, अगला देखते हैं संभलपुर। संभलपुर का क्या है, 1849 में ये भी होता है। देखो ये दोनों साथ में होते हैं, जैतपुर संभलपुर पूछा जाए तो कब, 1849 में। इसको बोलते थे हीराखंड, इसको हीराखंड भी बोला जाता था। और ये किसका पार्ट था, उड़ीसा का, उड़ीसा में था। और 1570 में यह राज्य बना था। नारायण सिंह की मृत्यु के बाद 1849 में इसका विलय हो जाता है। वहां पे एक सुरेंद्र साई नाम का कठपुतली शासक नियुक्त कर दिया जाता है। फिर आता है बघाट 1850 में। 1850 में कहाँ विलय होता है ये, हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र था ये, बघाट राज्य था एक। 1850 में विलय हो जाता है। यहाँ के राजा कौन थे, विजेंद्र सिंह थे। वहीं ये छोटा उदयपुर नहीं रहेगा, सिर्फ उदयपुर रहेगा। और उदयपुर का जो विलय होता है वो 1852 में होता है दोस्तों। और ये कहाँ का है, ये है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का, जिसके शासक कौन थे, कल्याण सिंह। ठीक है, कल्याण सिंह हमारे नेता भी रहे हैं एक, लेकिन वो नहीं है, ये कल्याण सिंह है 1852 के, उदयपुर के। 1852 में उदयपुर का विलय हो जाता है। वहीं नागपुर की बात आती है तो 1853 में आते हैं। देखो नागपुर में 11 दिसंबर, दो चीज आती है कई बार कि भाई नागपुर और झांसी का विलय कब हुआ था, तो दोनों का तो 1854 में हुआ था। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इनमें कंफ्यूजन होता है कि भाई कब, तो 11 दिसंबर 1853 को शासक यहाँ रहे हैं रघुजी भोसले सेकंड, सॉरी थर्ड, रघुजी भोसले थर्ड की मृत्यु हो जाती है। तो 28 जनवरी 1854 को नागपुर का विलय कर लिया जाता है। जबकि झांसी के जो राजा थे गंगाधर राव, जो कि 21 नवंबर 1853 को इनकी मृत्यु होती है, और 7 मार्च 1854 को विलय कर लिया जाता है झांसी का। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में विलय वाली अंतिम जो रियासत थी वो यही थी, झांसी। ठीक है, और ये बात एस एन सेन भी मानते हैं, 1857 की क्रांति के जो सरकारी इतिहासकार रहे। अगर हम इसके, ये सारी चीजें हो गई, अगर हम इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें दोस्तों, कि भाई ये कहाँ से आया कि लैप्स सिद्धांत लाया जाए और उसके तहत राज्यों को विलय कर लिया जाए, तो ये सबसे पहली बात होती थी 1834 के आसपास, जिसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने कंपनी के गोद के मामले को सीधे गवर्नर जनरल के हाथ में दे दिया कि भाई देखो अब तुम ही समझो क्या करना है क्या नहीं, जो संभव हो करो। तो इस पर चलते हुए निम्न राज्यों यानी 1834 में ये राज्यों के अलावा कुछ राज्य थे जिनका पूर्ण विलय हुआ था, जैसे मांडवी गुजरात, कोलाबा महाराष्ट्र, जालौन यूपी और सूरत गुजरात में। ये सारी चीजें थी जो 1848 के पहले थी। लेकिन इस नीति को जो व्यवस्थित रूप से डलहौजी लागू करता है तो कब करता है, 1848 में। तो इसके तहत राजस्थान की एक रियासत थी दोस्तों, राजस्थान की करौली रियासत,
ठीक है। करौली रियासत का विलय का प्रस्ताव जो है लॉर्ड डलहौजी ने दिया था, परिषद को भेजा था, लेकिन परिषद ने इसको विलय से मना कर दिया था क्योंकि ये कहा कि ये तो संरक्षित राज्य है। उसको परिषद ने संरक्षित राज्य माना था, इसलिए उसको मना कर दिया, प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। तो प्रस्ताव जो परिषद ने स्वीकार किया था वो किस रियासत के लिए किया था? तो करौली रियासत के लिए किया था। अन्य आधारों पर जो विलय होता है दोस्तों, ये होता है पंजाब का 1849 में विलय हो जाता है। तो ये युद्ध नीति के आधार पर होता है और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद इसका विलय हो जाता है। वहीं वर्मा का जो विलय होता है 1852 में हो जाता है, जबकि कुशासन का आरोप लगाकर ये अवध का विलय कर लेते हैं 1856 में। ऋण के बदले, ठीक है, ऋण के बदले जो विलय करते हैं वो बरार का विलय कर लेते हैं, निजाम से बरार का, साउथ में। और सिक्किम का भी विलय दुर्व्यवहार के आधार पर कर लेते हैं, डॉक्टर से दुर्व्यवहार करने का कारण। और तंजौर का विलय दोस्तों 1855 में कर लिया जाता है। महारानी कामाश्री, ये ज्यादा जरूरी नहीं है लेकिन समझ लीजिए कभी भी आ सकता है। बाकी सारे सवाल तो आ गए हैं लेकिन कुछ बच रहे हैं, तो जिसमें तंजौर का है, तंजौर का विलय है। ये कामाश्री देवी हैं जो मद्रास हाईकोर्ट में जीत गई थी कि भाई मेरा जो राज्य ले लिए, लेकिन प्रीवी परिषद में केस हार गई थी। तो अगर ओवरऑल बात करें तो ब्रिटिश शासन का सर्वाधिक जो विस्तार हुआ था वो लॉर्ड डलहौजी के ही काल में हुआ था। अब हम थोड़े से इसके विकासात्मक बात करेंगे, विकासात्मक कार्य जो थे उसकी बात करते हैं। तो इसमें आधुनिकीकरण के जो कार्य थे वो काफी काम किया था दोस्तों, जो आज भी चल रहे हैं। इसमें सबसे पहले रेलवे की बात करते हैं। तो रेलवे का आरंभ होता है, इसका क्यों, कारण था, क्या था? तो जो आंतरिक भागों के से कच्चे माल हैं उनको बंदरगाहों तक लाना और बंदरगाहों से बने हुए माल को ये आंतरिक बाजारों तक ले जाने के उद्देश्य से माल परिवहन हेतु कह सकते हैं कि रेलवे का आरंभ हुआ था। और सबसे पहले कब हुआ था? 16 अप्रैल 1853 में इसका आरंभ होता है। पहली रेलगाड़ी चलती है दोस्तों और इसमें 3 इंजन लगे हुए थे। समझ लीजिए कभी कहीं भी आ सकता है। SSS यानी सिंध, दूसरा साहिब, तीसरा सुल्तान। सिंध, साहिब, सुल्तान ये इंजन के नाम हैं जो पहली रेलगाड़ी चली थी और 3 इंजन इसको खींच रहे थे, इस पूरी रेलगाड़ी को, जो कि 34 किलोमीटर चली थी बॉम्बे से ठाणे के बीच में, महाराष्ट्र में, मुंबई में। ठीक है। और इसमें 14 डिब्बे थे। बहुत जरूरी नहीं लेकिन इंटरेस्टिंग वे है तो समझ लीजिए, 14 डिब्बे, लगभग 1400 लोग। और ये 34 किलोमीटर थी। हाँ, इसकी एक कंपनी भी थी जो पटरी बनाई थी रेलवे की, तो उसको बोलते हैं ग्रेट पेनिनसुलर इंडियन रेलवे कंपनी। इसने पटरी बनाई थी। ठीक है, ये जरूरी नहीं याद करना, बस थोड़ा सा इंटरेस्ट के लिए बता दी। अब बात आगे चलते हैं। रेल नीति 1853 की बात हो रही है ये। हाँ, ये सारी चीजें को अलावा एक चीज और ये भी है कि जब दूसरी बार चली थी तो वो कलकत्ता से रानीगंज चली थी। कलकत्ता टू रानीगंज। पहली कौन सी चली थी? मुंबई से, बॉम्बे से ठाणे, और दूसरी कलकत्ता से रानीगंज। ठीक। अब दूसरी बात करते हैं डाक विभाग की। तो डाक विभाग में क्या था दोस्तों? डाक विभाग की बात कर रहे हैं तो 1852 में ये शुरू हुआ था। जो आज भी हमारे पास डाक विभाग है भारत में, वो तब से ही शुरू हुआ था, तब से चल रहा था। इसके देखो, डाक विभाग और एक बात और होती है तार विभाग। सॉरी, डाक विभाग का 1854 में हुआ था, 1854 में बना था। डाक विभाग और ये टेलीग्राम या टेलीग्राफ, इन दोनों के जो उस टाइम के पहले अध्यक्ष थे वो थे ओ शेख नसी। ये दोनों के अध्यक्ष रहे। ठीक। अब वही टेलीग्राम तार विभाग जिसको बोलते हैं वो 1852 में चला था। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर सकते हैं, लेकिन 1852 में शुरुआत माना जाता है ये इस विभाग को। कलकत्ता से आगरा के मध्य पहली टेलीग्राफ या तार बिछाई गई थी 1853 में दोस्तों।
कलकत्ता से पहली और आगरा तक तार बिछाई गई थी। वहीं डाक विभाग के जो अध्यक्ष हैं वो तो ये भी हैं, यही हैं। सरल थी, सस्ती थी, और एक रूप था इसमें कि आप 2 पैसे का टिकट लगाओ, या 2 पैसे का टिकट, मतलब 2 पैसे का टिकट लगाओ और कहीं भी भेज दो भारत में। तो डाक टिकट जारी किया, यानी जहां तक जा सकता था कहीं पर भी डाक भेजी जा सकती थी। धीरे धीरे बहुत पूरे भारत में फैल गया था। अब इसके बाद पीडब्ल्यूडी विभाग की बात आती है, सड़क एवं लोक निर्माण विभाग की बात आती है। तो इसकी स्थापना होती है 1854 में दोस्तों, और सड़कों व नहरों का निर्माण इसका प्रमुख कार्य था। गंग नहर का निर्माण इसने पूर्ण करवाया था। पुल, नहर, भवनों के निर्माण करवाया। ग्रैंड ट्रंक रोड का विकास किया था, यानी मरम्मत करवाया था। बनवाया कौन था, आप बताइए? शेरशाह सूरी। पेशावर तक ये विस्तार किया, और ताकि सिखों पर नजर रखी जा सके, इनका ये टारगेट था, इसलिए इसका विकास करवाया था। शिक्षा नीति की बात करें तो वुड्स डिस्पैच आया 1854 में, इनके ही काल में आता है। और थॉमसन नीति थी, थॉमसन की नीति थी दोस्तों ये, और आधुनिक शिक्षा की नींव मानी जाती है। और इसी के आधार पर, इसी के बाद में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना उस टाइम होती है। ठीक है, आपको बताना है किस सन में होती है, और ये होता है वुड्स डिस्पैच के बाद। इसके अलावा जो उपाधियां थी और पेंशन, उनको समाप्त कर दिया गया। और एक चीज और थी बहुत इंपॉर्टेंट, 1852 में आया था दोस्तों इनाम आयोग। और इनाम आयोग कब आया था अगर पूछा जाए तो क्या बताओगे? 1852 में, तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे चार्टर एक्ट आया था। चार्टर एक्ट कब आया था? 1853 का, इसी के काल में आया था। और सिविल सेवा परीक्षा में 18 से 23 वर्ष आयु कर दी गई थी। सिविल सर्विसेज में 18 से 23 वर्ष की आयु किसमें कर दी गई थी? इसी के काल में की गई थी, वो लॉर्ड डलहौजी के समय में। अगर इसके कुछ मूल्यांकन की बात करें दोस्तों, की मूल्यांकन कैसे, कि क्या कहना चाह रहा है, तो एक इसका स्टेटमेंट आता है डलहौजी का, कि मैं थक गया हूं, मैं थक गया हूं, और मैं परेशान हो गया हूं। थक गया हूं, परेशान हो गया हूं, शक्तिहीन हो गया हूं, गला नाक साथ नहीं दे रहा है, अब मैं वापस जाना चाहता हूं। तो अगर ये कोई बात आए, कहीं स्टेटमेंट आए, तो ये डलहौजी ने कहा था। और डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर भी बात करते हैं इसके बारे में। यही बस 2 चीज है इसमें, कि डलहौजी का जो शासन काल था, डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर कहते हैं, वो 3 शब्दों में अभिव्यक्त होता है। 3 शब्दों में कौन से अभिव्यक्त होता है भाई? उनका मानना था कि किसका मानना था? डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर का मानना था कि 3 शब्दों में लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल अभिव्यक्त किया जा सकता है। एक तो है विजय, कि 2.5 लाख वर्ग मील जीता इसने। दूसरा है विकास, कि रेलवे, पीडब्ल्यू डाक विभाग की स्थापना की। तीसरा है संगठन, की शिक्षा, विधान एक्सेट्रा, ये सारी चीजें बनाया। तो इस तरीके से हम लोग ये समझ लेते हैं। टाइमलाइन देख लिए, ये नाम देख लिए, सब कुछ हो गया। और लैब सिद्धांत देख लिए, कौन कौन राज्य हुए थे ये, रेलवे, डाक विभाग, टेलीग्राफ, पीडब्ल्यू, शिक्षा। और प्रशासनिक सुधार तो बात कर ही लिए हैं, कि केंद्रीकरण था, सिविल सेवा सुधार किया, कानून न्याय प्रणाली, आधुनिक संचार शासन व्यवस्था, नीति। आलोचना क्या थी? कि आक्रामक नीति, गोद प्रथा, दत्तक पुत्र का अनादर करता था, परंपराओं का अवहेलना करता था, भारतीयों की असंतोष फैल गया था जनता में, 1857 के विद्रोह का बड़ा कारण बनता है। तो एक लाइन में अगर बात करोगे तो डलहौजी जो विस्तार करता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैब से, और आधुनिकीकरण करता है रेल, पोस्ट, टेलीग्राफ, रोड, एजुकेशन से। तो ये सारी चीजें हो गई। क्यों महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट से? क्योंकि लैब्स का सिद्धांत जो है 1800, एक मिनट बड़ा कर लेते हैं इसको, 1857 का जो सिद्धांत है, विद्रोह का बड़ा कारण बनता है, आधुनिक भारत के विकास की आधारशिला रखता है, और विस्तारवाद और आधुनिकीकरण दोनों का मेल डलहौजी की विशेषता है। ठीक, अब क्या बचता है? कुछ क्वेश्चंस हैं दोस्तों जो आ सकते हैं। हालांकि इससे पहले हम लोग सारांश थोड़ा देख लें इनका, कि भाई लॉर्ड डलहौजी यानी
लॉर्ड कहने से बड़ो परेशान मत हुआ करिए, अपना काम करिए, क्योंकि इसमें ही बहुत लोग फंसे रहते हैं कि भाई हम लॉर्ड क्यों बोले। अरे ठीक है यार, वो अपना काम करते थे उस टाइम तो कोई नहीं बोला, काम किए चले गए, आपको समझना है, पढ़ना है, आगे बढ़ना है कि इसी में फंसे रहोगे। डलहौजी एक कुशल प्रशासक था, अच्छा ठीक है, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया और साथ ही भारत में आधुनिक सुविधाओं जैसे रेलवे, डाक टेलीग्राफ, सड़क, शिक्षा की नींव रखी, लेकिन उसकी आक्रामक नीतियों ने असंतोष को जन्म दिया था। ये सारांश के तौर पे हो सकता है। अब हम पीवाईक्यूज थोड़ा देख लें और आपसे पूछें तो आप बता सकते हैं कि नहीं, ये बात करें। तो जो पीवाईक्यूज कुछ आए हैं इसमें, जैसे पूछा गया है कि लैब्स का सिद्धांत किसने लागू किया था, तो ये लॉर्ड डलहौजी ने। दूसरा है डलहौजी ने झांसी का विलय किस वर्ष किया, तो 1854 में। और डलहौजी का कार्यकाल कार्यकाल में भारत में पहली रेल कब चली थी, 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में। वहीं अवध का विलय किस वर्ष किया गया, तो 1856 में, कुशासन का आरोप लगाकर। वुड्स डिस्पैच का समर्थन किसने किया था, डलहौजी ने किया था, ठीक है। और वहीं डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल कब बना, तो 1848 से 1856 तक। निम्न में से किस राज्य का विलय डलहौजी ने लैप्स के सिद्धांत से किया था, तो नागपुर। तो पंजाब का कैसे किया था बताइए। तो भारत में पहली रेलगाड़ी कहाँ चली थी, कलकत्ता, इसकी बात कर चुके हैं इसलिए नहीं बता रहे। भारत में पहली रेलगाड़ी कहाँ चली थी, बॉम्बे से ठाणे। दूसरी कहाँ चली थी, कलकत्ता से रानीगंज, ठीक। आगे चले, अगला थोड़ा सा बचा है, बस क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ये है कि डलहौजी ने डाक टिकट की शुरुआत किस उद्देश्य से की थी, तो डाक व्यवस्था सुधारने के लिए। और डलहौजी को किस कारण से आलोचना मिली, तो ये था आक्रामक विस्तार नीति के कारण। तो इस तरीके से हम लोग डलहौजी को पूरा पढ़ लेते हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा नहीं है, एक बार दो बार देख लेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, आप रिवाइज करते रहिए अच्छे से। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ठीक लगे तो। धन्यवाद।